गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 10 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आप आज के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आए हूँ। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी कम थे न्यूज़पेपर में, तो मैंने आज जो है वो कल वाला टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया है। लॉ टू रिकॉल ड्रग्स, ये क्या है, कैसे काम करता है, इंडिया में कौन कौन से कानून है, रिकॉल ड्रग्स का क्या मीनिंग होता है, वो सब हम लोग इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। उसके अलावा थ्रेट्स टू आईईडी, हमें पता ही है कि कुछ सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ था। J&K के अंदर एक लैंड माइन जो है वो फट गई थी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी दंतेवाड़ा रीजन में कुछ अटैक हुए हैं। तो आपने काफी देखने को मिलता होगा कि लैंड माइंस के थ्रू काफी ज्यादा अटैक किए जाते हैं हमारे सोल्जर्स के व्हीकल्स के ऊपर। तो क्या है उस पूरे मामले को थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा राइट टू माइग्रेंट्स, ये कर्नाटका का इशू है। तो आज का एडिटोरियल ये है कि कर्नाटका में इतने सारे माइग्रेंट्स लोग रहते हैं और कर्नाटक में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उनको वहाँ पे वोटिंग राइट्स तो है नहीं। तो माइग्रेंट्स के वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा रिपीटेड नजर आ रहा है, लेकिन कुछ नया इनसाइट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सरोगेसी के लेके छोटा सा आर्टिकल है, कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं और एक दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं यहाँ पे दूंगा। फ्रंट पेज पे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब तो फालतू की न्यूज़ है, कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आती है, दिल्ली एलजी सीक्स रिपोर्ट ऑन द केजरीवाल हाउस रेनोवेशन, एलजीटी फॉर्म्स पैनल। ये टॉपिक आप कई तरीके से कर सकते हो। इस टॉपिक आप जीएस पेपर 4 में भी इंक्लूड कर सकते हो एक केस स्टडी के रूप में। देखिए, अभी तो केस ये जुडिशरी के अंदर जाएगा, ऑफ कोर्स गया ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको केस स्टडी से देख सकते हो कि किस तरह से पावर का मिसयूज किया जाता है। या ऐसे प्रूफ सामने आए हैं, वो बिल सामने आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कई करोड़ रुपीस वो सीएम के हाउस के ऊपर खर्च किए गए हैं रेनोवेशन पे। दोनों पार्टीज के अपने अपने आर्गुमेंट यहाँ पे हैं, लेकिन एज अ केस स्टडी के रूप में डेफिनेटली एग्जाम में आपको इस तरह का केस स्टडी दे सकता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर रहे होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आप अपनी ड्यूटी करिए एंड ऑल दैट। तो उस एज अ केस स्टडी आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। एनजीटी का भी यहाँ पे रोल आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने भी नोटिस दिया है गवर्नमेंट को कि रेनोवेशन करने के लिए कई सारे पेड़ों को काटा गया था और उसके लिए परमिशन वगैरह नहीं ली गई थी। वो एक अलग केस रहेगा। एनजीटी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा पर्टिकुलर डिटेल अगर कोई आर्टिकल आता है एनजीटी के बारे में, डेफिनेटली दोबारा से इस टॉपिक को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो एज अ केस स्टडी के रूप में मुझे आर्टिकल थोड़ा सा नजर यहाँ पे आ रहा है। खैर, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको बता दूं कि कल से परसों से हमारा बैच नया लॉन्च हो चुका है, 8 तारीख से। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, आपने मन बना लिया है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे आराम से आप डिटेलिंग पूरी ले सकते हो। फीस बहुत कम रखी गई है और ये बिल्कुल संकल्प बैच के लिए है। एडवांस कोर्सेज में अगर आपको जाना है तो आप बाद में उसको शिफ्ट कर सकते हो। 3 घंटे की क्लास यहाँ पे यूजली होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलती हैं, नोट्स आपको साथ के साथ मिलते रहते हैं। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सिलेबस अपना कवर करिए। रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब आपको मिल जाती हैं। तो किसी को ज्वाइन करना है तो लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज हमारे इतिहास में बहुत जबरदस्त घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि आज के ही दिन 10 मई 1857 को रिवोल्ट हुआ था। देखिए, इसे हम लोग कई नाम से बुला सकते हैं। कुछ लोग इसे इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं, जैसे वीर सावरकर ने इन्होंने कहा। कुछ लोग इसे इंडिया इंसरेक्शन भी बोलते हैं, कुछ इसे ग्रेट रिबेलियन कहते हैं, कुछ लोग इसे सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, कुछ इसे द इंडियन म्यूटिनी कहते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने नाम से इसको बुलाते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ना तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था और ना ही ये कंप्लीट सिपोई म्यूटिनी था, ये दोनों के बीच में था। तो ये एक अलग से डिबेट अपनी हो सकती है, मेंस में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। जो भी हो, हम तो इसे इंडियन मतलब यूजली आजकल के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इसे इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ही मानते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत मंगल पांडे से हुई। मंगल पांडे गैरिसन में जहाँ पे थे, इसका इमीडिएट कॉज क्या रहा, यू नो वेरी वेल। जो सोल्जर्स थे आर्मी में, उन्होंने वो जो कार्ट्रिज थी उसको काटने से मना कर दिया था। उसको ऐसा माना जाता कि वो जो बुलेट होती है, उस बुलेट पे जो है वो सुअर की चर्बी और उसके ऊपर जो है बीफ मतलब गाय की चर्बी लगाई गई है, उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे जी एक स्टोन्च ब्राह्मण थे भाई, तो इन्होंने वो काटने से मना कर दिया। फिर उसके बाद वो सारी चीजें हुई, इनको फांसी की सजा सुनाई गई अनफॉर्चुनेटली। फिर मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई 1857 में, सुपोई मुटिनी वहां पे शुरू हुआ। कोजेज वगैरह क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे एनसीईआरटी में बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है। अगर आप कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो,
वहां पे भी बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। चीफ जो मेजर जो रिबेलियन हुई कहाँ कहाँ पे हुई, तो पहली बात तो वो कान मेरठ के अंदर जब सिपोई म्यूटिनी हुआ, तो वहां से सोल्जर्स जो है वो दिल्ली में आए और बहादुर शाह जफर को जो है अपना नया रूलर, रूलर तो वो पहले थे ही खैर, वो ब्रिटिशर्स की तनख्वाह पाते थे बेसिकली, उसके ऊपर वो रह रहे थे। तो इनको जो है दोबारा से रूलर डिक्लेयर किया गया। बहादुर शाह जफर को, बेचारे बूढ़े आदमी थे, शेरो शायरी किया करते थे, बुढ़ापे में ये सो रहे थे, इनको आया के उठाया गया, इनको बताया गया कि साहब आप बना दिए गए हो, चलिए ठीक है, वो सब हुआ। फिर बैटल ऑफ कानपुर हुआ, वहाँ पे नाना साहब जी के उनके लीडरशिप में वो सब की चीजें हुई। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था सर ह्यूज व्हीलर। बैटल ऑफ झांसी हुई, जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब बैटल ऑफ ग्वालियर हुआ, यहाँ पे भी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एस्केप्ड ग्वालियर, लेटर ऑन वो तांत्या टोपे से मिली, फिर वहां पे लड़ाई हुई। बिहार में रिवोल्ट हुआ, वहां पे एक बहुत बुजुर्ग एक जमींदार थे, जमींदार कुंवर सिंह, 80 साल के थे भैया, वैसे भी स्वर्ग सिधारने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया बुढ़ापे में। फिर लखनऊ में जो हुआ, आफ्टर प्रोक्लेमिंग हर यंग सन ब्रिजिस कादिर, तो नवाब ऑफ अवध, ठीक है, वहां पे हजरत हजरत महल के लीडरशिप में वो सब चीजें हुई। तो ये चीजें प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेता है, इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स, कौन ब्रिटिशर्स ऑफिसर वहां पे इन्वॉल्व थे, इंडियन रूलर वहां पे कौन थे, किसने लीड वहां पे किया, लोकेशंस वगैरह आपसे ये पूछ लेता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कंसिक्वेंसेस बहुत सारे हुए। 1857 का जब रिवोल्ट खत्म हुआ, उसको दबा दिया गया, तो मिलियंस ऑफ संख्या की इस संख्या में जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को मारा। हर उस इंसान को जिसमें दूर दूर शक था, गांव के गांव खाली कर दिए गए, हैंग कर दिया गया लोगों को। बार्बरिज्म की हद होती है, मतलब इतना ज्यादा बार्बरिज्म हुआ। हमारे यूजली इतिहास की बुक्स में ये सब पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर हिस्टोरियंस एक्सपर्ट्स की, जैसे विलियम डैरी लिम्पल हैं या और हैं, उनकी अगर आप बुक्स को पढ़ोगे तो आपको दिखाया जाएगा, बताया जाता है कि कितने लाखों लोगों को ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट के बाद मारा, कितने जमींदारों को, कितने आम लोगों को मारा, फिर बाद में फैमिन क्रिएट हुआ। तो बार्बरिज्म की हद है, लेकिन यूजुअली इतिहास में वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अदर कॉन्सिक्वेंसेज आल्सो व्हिच वर क्वाइट विजिबल। तो पहले तो कंपनी का ही रूल हुआ करता था भाई इंडिया में 1857 से पहले। तो सोच के देखिए, प्राइवेट कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, प्राइवेट कंपनी का इंडिया के ऊपर रूल था, सरकार का नहीं था। एक प्राइवेट कंपनी दुनिया की बिगेस्ट पावर, वन ऑफ द बिगेस्ट पावर को कैसे रूल कर सकती है। लेकिन 1857 के बाद प्राइवेट कंपनी से वो रूल ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने जो है उसको अपने अंडर में ले लिया। इंडियन सोल्जर्स की जो संख्या थी ब्रिटिश आर्मी में, उसको बहुत कम कर दिया गया। तो कुछ गिने चुने सोल्जर्स ही यहाँ पे रहे। आप देखिए, साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 45,000 टू 65,000 यार। 65,000 सोल्जर्स थे सिर्फ, और वो भी इंक्रीज करने के बाद, और ये हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। कितने कम संख्या में थे। इंडियन सोल्जर्स को देखिए, पहले थे कितने, 2,38,000 के आसपास, बाद में हो गए 1,40,000 के आसपास। उसके बावजूद भी दे वर एबल टू रूल इंडिया फॉर सो मेनी ईयर्स। कमाल की बात है। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन खत्म कर दिया गया। मतलब इससे पहले आप देखिए, अगर जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको अनेक्स किया जाता था अलग अलग तरीके से, है ना। लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ब्रिटिश ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो हमारे काम आएंगे, तो इसलिए हम उनको एनेक्सेशन नहीं करेंगे। तो अलग अलग पॉलिसीज जो है उनके लिए ली गई, क्योंकि ब्रिटेन को ये भी डर था कि रशिया इंडिया को इन्वेड कर सकता है। तो अगर रशियन इन्वेजन होता है तो उस केस में हमें हमें प्रिंसली स्टेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देयर वर लॉट ऑफ अदर रीजंस आल्सो, लेकिन यस दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे हुई, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, बहुत कुछ यहाँ पे हुआ। और इसी समय में वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियंस, वो द्रविडियन वर्सेस आर्यन, वो सब चीजें जो है यहाँ पे हुई। और लेटर ऑन वो चीजें आज भी चल रही हैं यार। डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतने साल तक अप्लाई किया, आज भी हम लोग उसी चीज में घुसे हुए हैं, वही कास्ट, वही रिलीजन, वही द्रविड़ वर्सेस आर्यन, वही चीजें हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं। तो वो सब चीजें हैं। तो आज के दिन हुआ था वो, और बाकी सारी चीजें हुई। फिर फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो वो सब चीजें हुई। आप मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, बाकी आपकी हिस्ट्री बुक्स में आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। चलिए जी, द लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया।
ड्रग रिकॉल का मतलब क्या होता है? ड्रग रिकॉल लॉज रेफर टू द लीगल रेगुलेशंस and procedures that govern the recall of the pharmaceutical product from the market। मतलब मार्केट से इसको वापस कर लिया जाता है, मार्केट से इसको हटा दिया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट होता, कोई दवाई में डिफेक्ट है, या फिर वो यूज करने के लिए अनसेफ है, या वो हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लाइंट नहीं कर रही है, प्रॉपर नहीं है, उस केस में उसको मार्केट से, शेल्फ से हटाया जा सकता है। इसे कहते हैं रिकॉल ड्रग्स या लॉ ऑफ रिकॉलिंग ड्रग्स। क्या इंडिया में ऐसा कोई कानून है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई कानून इंडिया में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कि ऐसी घटिया दवाई को, घटिया क्वालिटी की दवाई को सरकार बैन कर दे, बंद कर दे। 1967 से कई बार अब तक इसके लिए कोशिश हो चुकी है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इतनी स्ट्रोंग है, इतनी पावरफुल है, इतनी पैसे वाली हैं, अब तक कोई भी कानून ऐसा पास हुआ ही नहीं है। भाई करोड़ों रुपए का सवाल है। लेकिन आपने देखा होगा अभी रिसेंटली अफ्रीका में क्या हुआ, कुछ इंडियन जो कफ सिरप थे उनका सेवन करने से कई सारे बच्चों की डेथ वगैरह हो गई। तो इंटरनेशनल जब दो तीन चार चीजें ऐसी हुई हैं अभी, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल के ऊपर प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बना रही हैं, जब ये 15-15 साल से इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है। और अगर इंस्पेक्शन हुआ भी है तो वो क्या 2-3 मिनट में ऑफिसर आते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं, अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। मोस्टली चीजें तो ऐसी हो रही हैं यार ग्राउंड के ऊपर। तो जब चीजें ऐसी खराब होंगी तो कॉन्सिक्वेंस भी खराब होंगे। लेकिन अभी तक इंडिया में कोई कानून है क्यों नहीं? इसके क्या रीजन हो सकते हैं? लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड द ग्रेटर इंटरेस्ट इन एनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सरकार का फोकस क्या है? फोकस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो करवाना। फोकस है फार्मास्यूटिक इंडिया को फार्मास्यूटिकल में लीडर बनाना। अरे भाई क्वालिटी के ऊपर भी तो फोकस करो ना यार। ठीक है, इंडस्ट्री आपने ग्रो कर लिया, डॉलर आपके पास आ गया, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास चला गया, जॉब्स क्रिएट होगी, वो सब चाहिए। लेकिन क्या आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या यार? किसी की जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या? पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है बहुत फ्रेगमेंटेड है। स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं। सेंटर के अंदर अलग है, स्टेट्स के अंदर अलग है, तो कोलैबोरेशन है ही नहीं। तो सब गुड़गोबर हो जा रहा है आपस में मिलजुल के, कुछ काम ढंग से हो ही नहीं रहा है। दूसरा रीजन ये है। मैंडेटरी रिकॉल सिस्टम विच नेसेसरी हैज टू बी सेंटर ऑन द सिस्टम ऑफ द वाइड पब्लिसिटी विल ब्रिंग द पब्लिक अटेंशन। अगर कोई ऐसा कानून सरकार में बन गया तो कल को जनता भी तो बोलेगी ना यार, क्योंकि जनता अवेयर हो जाएगी कानून को लेके। और जब जनता अवेयर हो जाती है तो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और उनको दवाइयां वापस से लेनी पड़ेंगी। इस समय कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं इंडिया में जो धड़ल्ले से यूज होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बैन किए गए हैं। अमेरिका में बैन है, यूरोप में बैन है, लेकिन वही प्रोडक्ट इंडिया में आराम से मिल रहे हैं। धड़ल्ले से बिक्री उनकी हो रही है। ये सब इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, जो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यार। और फार्मास्यूटिकल कंपनी करोड़ों रुपए आराम से बनाई जा रही है। कॉन्सिक्वेंस आपको दिख ही गया होगा। लोग, खासकर बच्चे, बूढ़े, सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट होते हैं। डजन्स ऑफ ड्रग्स फेल रैंडम टेस्ट एवरी ईयर। जो लेबोरेटरीज वगैरह में टेस्ट किए जाते हैं, फेल हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिकती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, प्रॉपर कानून नहीं है। ये सब चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। और ये जो ड्रग रेगुलेशन कंपनीज होती हैं, सरकार के अंदर जो है इनका बहुत ज्यादा लॉबिंग भी चलता है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। क्या कर सकते हैं? व्हाट टू डू? सेंट्रल रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से करिए, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन करिए, ड्राइव अगेंस्ट करप्शन, वो भी डेफिनेटली होना चाहिए। रोल ऑफ जुडिशरी यहाँ पे जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिसी मेकर्स बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें होंगी ना तो तब जाके जो है चीजें थोड़ा सा सुधरेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और सारे इश्यूज हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर हैं। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो हम लोगों ने देख ही लिया। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अरे भाई जब कानून ही नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही तो तब होती है ना जब कानून होता है ही नहीं। जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हमने देख ही लिया, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कानून बने हुए हैं। लैक ऑफ एडिकेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, यस। प्रेवलेंस ऑफ द काउंटरफिट ड्रग्स इन द मार्केट, नकली दवाइयां दुनिया भर की बिकती हैं। अगर आप किसी को बंद भी कर देते हो तो 2 दिन के बाद दूसरी मार्केट में आ जाती है वही नकली दवाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमारे पास मैन पावर ही नहीं है ये सब चीजें करने के लिए। पब्लिक भी अवेयर नहीं है इन चीजों को लेकर। इश्यू ऑफ द ड्रग्स प्राइसिंग, ये बहुत बड़ी बात है। फोकस ऑन द फार्मा इंडस्ट्री ओवर द पब्लिक हेल्थ।
तो जो सबसे पहला पॉइंट था हम लोगों ने, हमारा फोकस किसके ऊपर है, फार्मा सेक्टर को ग्रो करने के ऊपर रादर देन क्वालिटी। कुछ कानून बने हुए हैं इंडिया में, आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक एक्ट 2008, ड्रग्स अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज भी की गई हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सच्ची बताऊं तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। ग्राउंड के ऊपर जो हालत है वो हमें बहुत अच्छे से पता है ना। चलिए, मिनिमाइजिंग द थ्रेट फ्रॉम द आईईडीज, ये जो है आज का टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे पूछा गया है। और ये टेक्स्ट में क्या कहता है, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। अभी रजौरी पुंछ के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 सोल्जर शहीद हो गए 5 तारीख को, क्योंकि वहां पे एक आईईडी अटैक हुआ। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जैसे लैंड माइन कहते हैं, ठीक है, जमीन में एक बॉम्ब छुपा दिया जाता है एक तरीके से, और जब कोई व्हीकल उसके ऊपर आता है, ठीक है, प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो उसको ट्रिगर किया जाता है। कई बार वो खुद ट्रिगर हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लैंडमाइन जो है इस तरह से काम करती है। तो और सिर्फ ऐसा ही नहीं, J&K के अंदर ही दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में भी माओइस्ट अटैक जो है वो, नक्सलाइट अटैक इस तरह के होते रहते हैं। तो ये सब चीजें हो क्या रही हैं, क्या यहाँ पे कोई टेक्टिकल मिस्टेक हम लोगों से हो रही है, क्या हमारे पास कोई इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पे हो रहा है, रीजन क्या है। पहली बात तो रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़ा डायलेमा है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वो सिर्फ तभी एक्शन लेती हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस वाले केस में, सेल्फ डिफेंस वाले केस में एक्शन ले सकती हैं, अटैकिंग एक्शन नहीं ले सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी वजह से जो अटैकर्स होते हैं उनको एडवांटेज मिलता है। उनको पता है कि सिक्योरिटी पर्सनल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही काम करेंगे, शक के ऊपर, किसी के ऊपर डाउट के रूप में वो अटैक नहीं कर सकते हैं। और जो दुश्मन है, चाहे वो आप J&K में मान लीजिए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, या फिर आप नक्सलिज्म को मान लीजिए, फेसलेस हैं, पता ही नहीं कौन है, अनआइडेंटिफाइबल, उनकी पहचान नहीं हो सकती, आम लोगों के बीच में ही छिपकर रहते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से जो वो ग्रुप्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है अनफॉर्चुनेटली। ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब लैंडमाइन वगैरह कोई अटैक हो जाता है तो बहुत कम समय बचता है रिस्पॉन्स करने के लिए, और खुदा ना खास्ता भगवान की दया से अगर कोई बच भी जाता है, एम्बुश हो जाता है, पहले अटैक होता है फिर एम्बुश होता है, वो 10-20 नक्सलाइट लोग आ जाते हैं फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो सोल्जर तो हमारे पहले ही घायल पड़े हुए हैं, तो क्या ही अपने आप को डिफेंस करेंगे। वो सब चीजें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं। तो क्या इस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तरीका यहाँ पे हो सकता है, कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहली बात तो ये है, इन्होंने जो आर्टिकल में कहा कि भैया व्हीकल के अंदर ट्रैवल करना बंद करिए, पैदल यात्रा कीजिए। आपको जो भी कार्रवाई करनी है कोशिश करें कि आप पैदल करें, पैरों, ठीक है, व्हीकल का यूज कम से कम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर बाई चांस इमरजेंसी वाले केस में आपको व्हीकल यूज करना भी पड़े तो आप सेम रूट क्यों यूज कर रहे हो। 90% केस में ऐसा देखा गया है, जो भी अटैक्स हुए हैं लैंड माइन वाले, वो सेम रूट पे ही हो रहे हैं और दिन के टाइम हो रहे हैं। अगर हम बाई चांस मिनिमम आपको ट्रैवल करना ही पड़े तो रात के समय ट्रैवल करो, रात में अटैक्स बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि रात के अंदर ये चांसेस हैं कि आम सिविलियन लोग भी, उनकी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाता है, और टेररिस्ट वगैरह के पास वो नाइट विजन कैमरा वो सब की कमियां रहती हैं। तो इसलिए दिन में ट्रैवल करना डेंजरस है, रात को आप व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली सेफ है। देखिए 100% सेफ तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ है, डेटा ऐसा कहता है। दूसरी बात, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस आर एक्सपेक्टेड टू टेक सिविलियन और द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। आप भैया अपने ट्रक्स में क्यों आ रहे हो, आर्मी का जो ट्रक है, या जो BSF का ट्रक है, या जो CRPF का ट्रक है, वो दूर से नजर आता है, ग्रीन कलर का होता है या ओलिव ग्रीन कलर का होता है, दूर से दिख जाता है। इट्स बेटर कि जो सोल्जर्स हैं वो सिविलियन जो है व्हीकल्स के अंदर ट्रेवल करें, जो स्टेट कोऑपरेशन बसेस होती है उसके अंदर ट्रेवल करें, अपने हथियार वगैरह को छुपा के लेके जाएं उनके अंदर। और जो सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्टिव गियर्स दीजिए प्रॉपर तरीके से, ब्लास्ट रेजिस्टेंस क्लोथिंग होनी चाहिए, हेलमेट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, आई प्रोटेक्शन के लिए जो है इक्विपमेंट्स होने चाहिए। वो सब चीजें होंगी तो ठीक हो जाएगा सिस्टम। वी शेप आर्मर व्हीकल होने चाहिए हमारे पास। जो व्हीकल होता है, जो ट्रक होता है, उसके ऊपर एक 360 डिग्री मूव करने वाला एक अपने पास मशीन गन भी होनी चाहिए, ताकि एकदम से आप जो है काम कर सको। और ये जो
ट्रक जा रहे हैं, पहली बात तो एक ग्रुप में 2 या 3 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, राइट। मिनिमम चांसेस होते हैं कैजुअलिटी के। और अगर वो 2-3 ट्रक होते भी हैं तो उनके बीच में कम से कम 50-100 फीट का डिफरेंस रखिए। अगर बाई चांस अटैक भी होगा तो एक के ऊपर होगा, बाकी तो सेफ हो जाएंगे। ये कुछ जो है रीजन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, रिगरस एंड द रेगुलेटरी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डॉग्स को ट्रेन किया जाना चाहिए स्नीफिंग करने के लिए, तो ट्रक्स के आगे जो है वो डॉग्स जा सकते हैं, कुछ कुछ समय के बाद हम लोग वो चीजें यूज कर सकते हैं। ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं एरियल सर्विलियंस के लिए, चेक पॉइंट लगा सकते हैं टाइम टू टाइम, है ना, सेफ रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सब चीजें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये सब सिक्योरिटी मेजर्स हैं। आप एक चीज देखिए, जो लोकल पॉपुलेशन है वहां की, लोकल पॉपुलेशन में भी कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि सिंपैथाइजर होंगे अटैकर्स के साथ में। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे से जो है इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है? नहीं, अल्टीमेटली लोगों के बीच में आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा, तब जाके आपको इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि कौन नक्सलाइट है, कौन उस ग्रुप में है, कौन क्या कर रहा है। इंफॉर्मेशन के लिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस टेररिस्ट के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है जो इंफॉर्मेशन देगा। पैसा ही मोटिवेशन नहीं है, और भी चीजें होती हैं। तो पहली बात, आपको लोगों के बीच में भरोसा बनाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कमिटमेंट चाहिए, एम्पैथी चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए। और देखिए, जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको ये सब नहीं आता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इन चीजों के लिए। उनका काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किल और बी किल्ड, है ना, शूट शूट टू साइड का ऑर्डर होता है उनके ऊपर, उनके पास। तो ये सब चीजें तो पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिशियंस है, उनको देखना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे पास वो हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट्स ही नहीं है जैसे अमेरिका, इसराइल वगैरह के पास रहते हैं, वो सब चीजें नहीं है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोलैबोरेशन करिए, एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करिए, रिलीजियस ग्रुप्स के साथ इंप्लीमेंटेशन वगैरह करिए, वो सारी बड़ी बड़ी बातें जो यूजली की जाती हैं वो यहाँ पे होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो लैंड माइन के लिए जो मटेरियल आ रहा है वो टेररिस्ट लोग खुद ही घर पे ही बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। उनकी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी होती होगी, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी बना होगा, उनकी उनकी वो सेल भी होती होगी, डेटोनेटर्स भी कहीं ना कहीं से आते ही होंगे। तो ये जो चीजें जहां पे प्रोड्यूस की जाती हैं, वहां पे भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, तब जाके जो है चीजें बढ़िया होंगी, राइट। कल 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आप उसका आंसर यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, चलिए। कॉमन यूनिफॉर्म इन द आर्मी फॉर द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ द ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर्स के ऊपर के जितने भी रैंक होंगे, सभी के जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन होने वाली है आज से, मतलब 1 तारीख के बाद से। अभी तक क्या होता था, जो अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स हुआ करते थे, सबकी अलग अलग ड्रेसेस हुआ करती थी, लेकिन अभी कॉमन आइडेंटिटी कर दी गई है। हेड गियर, शोल्डर रैंक बैज वगैरह सब कुछ सेम होगा। किस लिए किया गया है? यूनिफॉर्मिटी के लिए, एकता के लिए। क्योंकि ये जो अलग अलग रेजिमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के उससे ऊपर होते हैं, यूजली क्या रहता है, वो ऑफिसर ओबीसीज में काम करते हैं, और एक दूसरे रेजिमेंट के ऑफिसर्स के साथ उनका मिलाव होता रहता है, बातचीत होती रहती है, मीटिंग्स पर होती रहती हैं। तो इट्स बेटर, यूनियन के नाते, यूनिटी के नाते, इक्वालिटी के नाते जो है उनके इक्वल ड्रेस होनी चाहिए। तो ये सरकार ने एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे लिया है। सेम सेक्स कपल लिव इन पार्टनर नॉट इंक्लूड इन द सरोगेसी, ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। सरोगेसी वाले केसेस में सेम सेक्स पार्टनर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ट्रेडिशनल्स हैव नॉट स्टॉप द कंसेप्ट ऑफ द मैरिज इवॉल्विंग द सुप्रीम कोर्ट बेंच। सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैरिज हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है जी। और जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रेडिशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको कंटिन्यू रखेंगे जस्ट बिकॉज वो ट्रेडिशन में दिया गया है। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से तो यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी चला आ रहा था, सती प्रथा भी चली आ रही थी, उसको बंद किया है ना, क्योंकि वो गलत था, अनटचेबिलिटी चली आ रही थी ट्रेडिशन में। तो ऐसे ही जो मैरिज वाला इंस्टीट्यूशन है, माना गया ट्रेडिशनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी मुझे, कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड नहीं करवाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ फंडामेंटल राइट को आइडेंटिफाई किया है। फंडामेंटल राइट हमारे पास पहले से थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी। ये फंडामेंटल राइट आपको कोई दे नहीं सकता, ये आपके पास पहले से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया है।
और प्रोटेक्ट किया है। दैट्स इट, ये उन्होंने कहा है। बाकी सरोगेसी वाला केस थोड़ा पुराना है, ये लास्ट वीक भी हम लोगों ने किया था, तो ये कंटेंट आपके पास पहले से होगा अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आप इसको सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से पढ़ सकते हो। फ्यूचर में इसको लेके हम लोग स्पेशली कोई ना कोई टेक्स्ट सेक्शन में या एडिटोरियल में आएगा तो इसको हम लोग डेफिनेटली कवर कर लेंगे। ठीक है जी। सिक्योरिंग द माइग्रेंट वोट्स, कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको अच्छे से पता ही है। बेंगलुरु की इन्होंने स्पेशली बात किया, ग्रेटर बेंगलुरु में जहाँ पे सर्वे किया गया है, ग्रेटर बेंगलुरु में 42% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि उस स्टेट के अंदर है ही नहीं, वो कर्नाटक के बाहर से आए हैं। सिंपली कहें तो वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली बिहार, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, वहां से हैं। लेकिन वो 99% ऑफ देम आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन कर्नाटका। तो वोट करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं वोट करने के लिए। क्यों जाते हैं वो? माई बेंगलुरु के अंदर उन्होंने अपने आप को एज अ वोटर क्यों नहीं आइडेंटिफाई करवाया हुआ है? इसके कुछ रीजंस हैं। पहले रीजन तो ये है, उनकी फैमिली वहां पे नहीं रहती है। फैमिली उनकी अपने नेटिव प्लेस में रहती है, लेट्स से बिहार, वहां पे रह रही है। दूसरी बात, एक फेमिलियरिटी नहीं है, कल्चरल भाईचारा, गांव, वो सब उनका वहां पे है। तो यहाँ पे वो डेफिनेटली काम करते जरूर हैं, लेकिन वो वननेस वाली फीलिंग नहीं है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। और माइग्रेंट वर्कर्स को जो है काफी मूव करना पड़ता है। आज वो बेंगलुरु में, हो सकता है 8-10 साल के बाद वो तमिलनाडु में चले जाएं, हो सकता है 2-4 साल के बाद जो है गुजरात में चले जाएं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं तो मूवमेंट वगैरह उनकी होती रहती है, तो इसलिए वो अपने आप को रजिस्टर वहां पे करवाते नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसे काम, जैसे जैसे आप ये समझ लीजिए आके कुछ पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स की वजह से क्या होगा, और दूसरी चीजें जो है इम्पैक्ट हो सकती हैं। जैसे आप ये मान लिया प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, वो लूज हो सकते हैं, राइट। फैमिली को, क्योंकि उनकी पीछे रहती हैं तो फैमिली के साथ बॉन्डिंग टूट जाएगा। आपके आपके डिस्टेंट कजन्स, आपके रिलेटिव्स, भाई बंधु, वो तो आपके नेटिव प्लेस में ही रहते हैं यार। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अपने आप को वो लोग लोकली रजिस्टर नहीं करवाते हैं। उसके अलावा कुछ लोकल लोगों का प्रेशर वगैरह डेफिनेटली होता ही है। तो लाखों लोग इंडिया में वोटिंग से वंचित रह जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एट देयर नेटिव प्लेसेस। यस, इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग एक रिमोट वोटिंग मशीन बनाएंगे जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो है जहां पे वो काम करते हैं वहां पे वोटिंग कर सकते हैं। ये उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स को इस प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो मोस्टली लोगों ने इसका वेलकम किया। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि यस, हम इसे सपोर्ट करते हैं। 20% ने कहा कि नहीं, हम इसे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ईवीएम के ऊपर हमें प्रॉपर भरोसा नहीं है, तो हम लोग अपनी जगह पे जाके इसको वोट देंगे जैसे हम लोग यूजली देते रहते हैं। तो ये तो उनका रिस्पॉन्स है। और जब ओवरऑल उनके इलेक्शन के बारे में पूछा गया तो मोस्टली जो माइग्रेंट वर्कर्स उन्होंने यही कहा कि हम अपनी वोटिंग राइट्स की वैल्यू करते हैं, डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करते हैं, होना भी चाहिए। मोस्टली मोस्टली क्या, सभी ने ये कहा कि हमें वोटिंग देने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं मिलता है। हम लोग अपनी मर्जी से वोट देने जाते हैं, खुद का पैसा खर्च करते हैं, ट्रेन का टिकट करवाते हैं, तब अपने घर पे जाके वोटिंग देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे ट्रैवल अरेंजमेंट वगैरह नहीं करवाया जाता है, हम लोग खुद से करते हैं। लेकिन भाई आप आते क्यों हो बिहार से बेंगलुरु के अंदर? क्यों? क्योंकि लोकल एरिया में सैलरी बहुत कम है, इरेगुलर वेज मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में वहां पे आके काम करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको चांस दिया जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 30-30 40-40 साल हो गए बेंगलुरु में रहते हुए, उन्होंने भी यही कहा कि अगर उनको चांस मिले, प्रॉपर सैलरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो अपने लोकल प्लेस में जाके रहना पसंद करेंगे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा। ठीक है, दे वर हैप्पी टू मूव टू देयर होम स्टेट्स इफ दे वर ऑफर्ड कंपैरेटिवली लोअर पेस। मतलब हल्का फुल्का कम सैलरी भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। लेकिन यार वहां पे जैसे आप देख रहे बेंगलुरु में जो है एक आम आदमी जो है 40 से 50 हजार रुपए कमा लेता महीने का, वही आम आदमी बिहार में जो है वो 15 से 20 हजार रुपए ही कमा पाता है, और वो भी रेगुलर नहीं है। ये सारी दिक्कतें हैं। और वो फैमिली इसलिए वहां पे लेके नहीं आते हैं, फैमिली उनकी बिहार में ही रह रही है क्योंकि वहां पे खर्चे थोड़े कम होते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बस कंक्लूजन में वही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो मूव है, पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज कर रही थी, तो उनके बीच में कोलैबोरेशन करें, उनको कन्विंस करें और अवेयरनेस थोड़ा सा फैलाएं, है ना। वो सारी चीजें अगर यहाँ पे होंगी तब जाके ये जो माइग्रेंट वाली प्रॉब्लम है ये सोल्व हो सकती है। तो ये इशू सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है। एज अ माइग्रेंट वर्कर्स ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। माइग्रेशन क्या होता है, इसके रीजंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट,
बड़ा टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है, तो आपका जो कंटेंट है, आपने जो बनाया हुआ है नोट्स आपने, उसके अंदर डेफिनेटली आप इसको ऐड कर सकते हो। कई सारे पॉइंट हैं ऐड करने के लिए, बेंगलुरु का एग्जांपल आप डेफिनेटली उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज के लिए, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।